हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जेनी से होती है, जो बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को चीयर कर रही होती है। तभी जेनी का क्रश जोर से सबके सामने उसे प्रपोज कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जेनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही साथ में हग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर शेन को दिखाया जाता है, जो ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो भी जेनी को बहुत ज्यादा लाइक करता था। इसके बाद कहानी 7 साल आगे चली जाती है। जेनी को अपने बॉयफ्रेंड जू के साथ फ्लाइट में दिखाया जाता है। जू जेनी को कुछ टाइम के लिए अपनी डॉक्टर की जॉब पर जाने से मना कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो थोड़ा बीमार था और खून देख नहीं सकता था। इसलिए वो जेनी को बोलता है, जब मैं फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूंगा ना, तो तुम अपनी जॉब पर चली जाना। जेनी उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है। जू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। क्या इस पायलट को प्लेन चलाना नहीं आता है? इधर हमें शेन को दिखाया जाता है, जो इस प्लेन का पायलट होता है। उसका कोऑर्डिनेटर उसे बताने लग जाता है, प्लेन का इंजन अचानक से खराब हो गया है और ऑटो पायलट भी वर्क नहीं कर रहा है। शैन तुरंत ही उसे टावर को कांटेक्ट करने के लिए बोलता है। होस्टेस सभी पैसेंजर को सही से सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रही होती है और उनमें से एक पैसेंजर में एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जिसकी डिलीवरी का टाइम हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होती है। इसके बाद होस्टेस तुरंत ही पूछने लग जाती है, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है? जेनी हेल्प करने के लिए जा रही होती है, पर जू उसे तुरंत रोक देता है, तुम ये काम मत करो। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं सुनती। वो तुरंत ही उस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी कराने के लिए चली जाती है। शेन को भी इस बारे में पता चल जाता है। प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी डिलीवरी होने वाली है, इसलिए वो प्लेन को काफी केयरफुली हैंडल कर रहा होता है। इधर जेनी सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती है और बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो जाती है। इधर कोऑर्डिनेटर बता रहा होता है, इंजन वापस से स्टार्ट हो गया है और जिस प्रेग्नेंट वुमेन की डिलीवरी हो रही थी वो भी सही से हो चुकी है। सभी पैसेंजर जेनी को थैंक्स बोलने लग जाते हैं। वो बोलती है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। इसके बाद जेनी जब वापस आकर बैठती है तो वो जू से सॉरी बोलती है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन जाओ अपने ये खून वाले कपड़े चेंज कर लो, दोबारा ऐसा काम मत करना। इसके बाद फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और ये लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं, जू का असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आता है, लेकिन तभी जू को श्वान की कॉल आ जाती है और वो जेनी को बोलता है, श्वान ना अचानक से सेट पर बीमार हो गई है, तो मैं उसे तुरंत देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं असिस्टेंट से बोल दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ देगा। जेनी बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कैब से चली जाऊंगी। जू उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्या ये कोई वक्त है तुम्हारा मुझसे गुस्सा होने का? जेनी बोलती है, तुम श्वान के पास जा रही हो ना, तो जाते क्यों नहीं हो? वो भी गुस्से में बोलता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेनी बेचारी अकेली टैक्सी का वेट करते हुए रो रही होती है। इतने में वहाँ पर स्नोफॉल भी होने लग जाता है। तभी शेन वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। जेनी उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये तो उसका क्लासमेट है। जेनी से पूछता है, तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो? जो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ये बोलकर वो उसे अम्ब्रेला देता है। जेनी उसे बताती है, वो ना बहुत ही ज्यादा बिजी है, इसलिए वो कंपनी में काम के लिए चला गया। वो बोलता है, वैसे अभी मैं भी बिजी हूँ, इसलिए मैं किसी का अरेंजमेंट कर देता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक कार रुक जाती है, जिसमें शेन की बहन मीसू बैठी होती है। वो जेनी को हाइक करने लग जाती है। शेन उसे बोलता है, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, तुम जेनी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है, तो मैं चला जाता हूँ। जेनी भी मान जाती है और शेन को थैंक यू बोलकर मीसू के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी शेन का कलीग आकर उससे पूछने लग जाता है, तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है? वो तो तुम्हें पिक करने के लिए आने वाली थी ना? वो बोलता है, अरे मैंने ना अपना प्लान चेंज कर लिया है। दूसरी ओर मिंजू कार में जेनी को इस बारे में बता रही होती है, मैं अब्रोड से वापस आ गई हूँ, इसलिए मूवीज में काम करूँगी। जेनी पूछती है, क्या तुम्हारा भाई इसके लिए मान गया है? वो बोलती है, ऑफ कोर्स मेरा बड़ा भाई तो मेरी मूवी में इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है, लेकिन हाँ मेरा छोटा भाई शैन, उनसे तो अपनी पसंद की लड़की को अपने दिल की बात भी नहीं बताई जा रही है। वो तो अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाए। ये जानकर जेनी तो शौक हो जाती है कि शैन किसी लड़की को पसंद करता है। मिजू बोलती है, हाँ वो लाइक करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई जिस लड़की को पसंद करता है ना, उसके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और हमारी फैमिली का रूल है कि कोई भी किसी के प्यार को छीन नहीं सकता है, इसलिए मेरा भाई बेचारा सीक्रेटली लव में पड़ा हुआ है। जेनी बोलती है, सच में ये तो बेचारी वाली ही बात है।
उसके बाद वो उसे शेन का अम्ब्रेला देने लग जाती है। इसे तुम अपने भाई को लौटा देना। मिन्जू मना कर देती है, मैं अपने भाई की चीजों को ना हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसे तुम ही वापस कर देना। इसके बाद जेनी जैसे ही घर पर पहुँचती है तो उसके डैड उससे पूछने लग जाते हैं, जो तुम्हें छोड़ने के लिए आया होगा ना, तो तुम उसे घर क्यों नहीं लेकर आई। जेनी बताती है उसे ना कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले ही चला गया। डैड उसे पूछने लग जाते हैं, क्या तुमने जू से 50 मिलियन उधार लेने की बात की है। जेनी नो बोल देती है तो उसके डैड चिल्लाने लग जाते हैं, अगर ऐसा चलेगा तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम उससे पैसे ले सकती हो, इसलिए अभी जाओ और उससे पैसे मांगो। जेनी मना कर देती है, डैड मैं उसे डेट कर रही हूँ ना कि बिजनेस, इसलिए मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली हूँ। डैड गुस्सा हो जाते हैं, तुम जल्दी से जू के साथ शादी कर लो और सबसे पहले तो उसके साथ सगाई कर लो। जेनी मना कर देती है, मैं जू से शादी नहीं करूँगी। वो अपने रूम में चली जाती है। डैड को तो गुस्सा आने लग जाता है, अगर ये ऐसे करेगी तो जू हमारी हेल्प कैसे करेगा और हम लोग उससे पैसे उधार कैसे लेंगे। इधर जेनी को शेन का मैसेज आता है, वो उसे बताता है जिस प्रेग्नेंट वुमेन की उसने डिलीवरी कराई थी वो बिल्कुल सेफ है और उसका बच्चा भी, और उन लोगों का सेफ्टी चेकअप भी हो चुका है। जेनी ये मैसेज देखकर खुश हो जाती है और उससे पूछने लगती है, मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला रिटर्न करना है, तो क्या कल हम मिल सकते हैं। शेन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने का टाइम बता देता है। दूसरी तरफ जू को दिखाया जाता है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड स्वान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया होता है। चाहन बोलने लग जाती है, सॉरी मुझे यहाँ पर अकेला नहीं रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुला लिया, और ठंड लगने का नाटक करने लग जाती है तो जू उसे अपने कोट से कवर कर देता है। अभी शावन का हायर किया हुआ रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज लेने लग जाता है और वो जानबूझकर उसे अपने करीब कर पूछने लग जाती है, क्या हम दोनों वापस से डेट कर सकते हैं। लेकिन जो बोलता है तुम्हें अब रेस्ट करने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट डे जेनी जैसे ही अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए पहुंचती है तो उसकी कलीग और नर्स आपस में बात करने लग जाते हैं। ये तो वही डॉक्टर है ना जो कि अपने सीईओ बॉयफ्रेंड के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो जरा कितने आराम से घूम रही है, इसे तो बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है। ये सुनकर जेनी अपनी कलीग से पूछती है, तुम किस चीटिंग की बात कर रही हो। उसकी कलीग बोलती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में हर जगह न्यूज फैल रखी है और तुम्हें ही नहीं पता है। जिसके बाद जेनी भी जल्दी से उस न्यूज को चेक करती है और उसे शावन और जू की ऐसी फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ जू को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है, मैंने उन्हें काफी ज्यादा पैसे ऑफर किए पर उसके बावजूद वो रिपोर्टर फोटो हटाने से मना कर रहा है। कहीं इन सब के पीछे स्वान का हाथ तो नहीं है बॉस। जू बोलता है वो नहीं हो सकती, अगर वो है भी तो उसके पास इतनी पावर थोड़ी है। जरूर इन सब के पीछे ना किसी पावरफुल बंदे का हाथ है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि शेन होता है, जो कि इस फोटो को न्यूज में से हटने ही नहीं दे रहा होता और अपने ड्राइवर को बोलता है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेनी के पास एक आदमी आकर उसे प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाकर पूछ रहा होता है, क्या उसकी वाइफ सेफली प्रेग्नेंट है। जेनी भी उन लोगों को गुड न्यूज सुना रही होती है। इतने में वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है। वो अपने हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस पर चिल्लाने लग जाती है, आखिर वो दोनों ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। जेनी इन लोगों के झगड़ों को रोकने लग जाती है, ये हॉस्पिटल है, तुम लोग यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। तभी ये लेडी नीचे गिर जाती है और जेनी पर चिल्लाने लग जाती है, तुम कैसी डॉक्टर हो जो एक मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रही हो। और वो गुस्से में जेनी को ही धक्का दे देती है। जेनी गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पर शेन जेनी को गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। जेनी उससे पूछने लग जाती है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। वो बोलता है, लगता है मैं ना एकदम सही टाइम पर आया हूँ। जिसके बाद वो उस लेडी पर चिल्लाने लग जाता है, अगर आप यहाँ पर हंगामा करोगी ना तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर आपको यहाँ से निकलवा दूंगा। वो लेडी उस पर चिल्लाने लग जाती है, तुम हो कौन। शेन अपना नाम बता देता है। ये लोग तो उसका नाम सुनने के बाद ही डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। जेनी शेन को थैंक यू बोलती है, वैसे तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। वो बताता है, मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जेनी तो शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर बताने लग जाता है, मिस्टर शेन यहाँ पर अपनी एयरलाइन की तरफ से आपको ये बैनर देने आए हैं, क्योंकि आपने प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाई थी। इसे लेने के बाद जेनी शेन को बोलने लग जाती है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो बोलता है, जरूरत कैसे नहीं थी, बिल्कुल थी। जिसके बाद डायरेक्टर शेन को बात करने के लिए अपने केबिन में लेकर चला जाता है।
इसके बाद जेनी भी अपने ऑफिस में आकर बैठ जाती है और वो अपने फोन में जो की एक्स गर्लफ्रेंड श्वान का लाइव स्ट्रीमिंग देखने लग जाती है। इसमें श्वान की ऑडियंस उसे क्लियर करने के लिए बोल रही होती है, आपकी और मिस्टर जू की जो फोटो लीक हुई है, क्या उन दोनों के बीच में सच में कोई रिश्ता है? श्वान बोल दिया, आप लोगों को ये जवाब मैं नहीं बल्कि जू खुद ही दे देगा। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ, तो आप लोग सुन लेना। श्वान उन लोगों को सुनाने के लिए कॉल स्पीकर पर डाल देती है। जू कॉल को उठाता है और बोलता है, मैं अभी बिजी हूँ और मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं बाद में बात करता हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने फ्रेंड्स को बताने लग जाती है, शायद वो बिजी होगा। तो हम इस टॉपिक पर ना नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। इसके बाद श्रावण के फैन इस बारे में और बातें करने लग जाते हैं। लगता है इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है, तभी तो इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है। जेनी तो ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसकी मॉम भी उसे कॉल कर बोलने लग जाती है, उन्होंने भी ये न्यूज देख ली है, लेकिन तुम्हें जू पर यकीन करना चाहिए, उसे गलत मत समझना। इसके बाद जेनी जब अपना काम खत्म कर यहाँ से निकलने वाली होती है, अभी नर्स आकर बताती है एक इमरजेंसी पेशेंट आई है, वो तो तुरंत ही आपको उसकी डिलीवरी कराने के लिए जाना होगा। जिसके बाद जेनी तुरंत ही शैन को मैसेज कर इस बारे में बता देती है, आज मैं तुमसे रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाऊंगी। शैन तो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का काफी देर से वेट कर रहा होता है। उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट कैंडीज भी तैयार कर रखी होती है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके, लेकिन जैसे ही वो जेनी के इस मैसेज को देखता है तो अपसेट हो जाता है। जिसके बाद वो वेटर को कॉल कर बोलता है, आप इन सारी चीजों को ना पैक कर दो। इधर जेनी जैसे ही ऑपरेशन कर फ्री होती है तो यहाँ पर डिलीवरी बॉय पहुँच जाता है और जेनी को खाने का बैग दे देता है। जेनी तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है, ये किसकी तरफ से होगा? तभी नर्स बोलने लग जाती है, जरूर आपके बॉयफ्रेंड ने ही भेजा होगा। जेनी जैसे ही उस खाने को खोल कर देखती है तो उसके एक बॉक्स में कैंडी रखी होती है। वो याद करती है जब भी जू को वो ये कैंडी देती थी तो जू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इवन वो तो इस कैंडी को खाने से ही मना कर देता था। लेकिन फिर भी जेनी को लगता है कि जू ने ही उसके लिए टिफिन भेजा है और बहुत ही ज्यादा खुश होकर सारी चीजों को फोटो लेकर जू को भेज देती है। इधर जू तो सोच में पड़ जाता है आखिर जेनी को ये सारी खाने की चीजें किसने भेजी है, और उसे अपने असिस्टेंट के थ्रू पता लग जाता है कि जेनी को ये सब भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि शैन है। वो तुरंत ही शैन को कॉल लगा देता है और बोलता है, जेनी मेरी है इसलिए उसे दूर रहना। शैन बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? जू बोलता है, जेनी के दिल में ना सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए तुम उसे मुझसे छीन नहीं पाओगे। शैन बोलता है, ठीक है देख लेते हैं। जो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लग जाता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कार तैयार करने के लिए बोलता है। इसके बाद जेनी जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है जू तो वहाँ पर पहले से ही आकर बैठा हुआ है। जेनी के डैड अपनी बेटी को समझाते हैं, आज तुम कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, ठीक है ना? जू तो जेनी को फ्लावर्स देने लग जाता है। वो उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही तुम्हारी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नोट पढ़ चुकी हूँ और अब काफी ज्यादा रात भी हो चुकी है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। वो बोलता है, देखो ना गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि श्वान मुझे लाइव स्ट्रीम में कॉल कर रही है, नहीं तो मैं उसका कॉल उठाता भी नहीं। जेनी बोलती है, नहीं तुम उसका कॉल ना जरूर उठाते क्योंकि वो तुम्हारा पहला प्यार जो है। जू बोलता है, जब हमने डेट करना स्टार्ट किया था तब मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था ना कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कभी भी डेट नहीं करने वाला। जेनी बोलती है, मुझे नहीं पसंद कि तुम मुझसे बार बार कांटेक्ट करो। वो बोलता है, ठीक है मैं वादा करता हूँ अब से मैं उसे कभी कांटेक्ट नहीं करूँगा। उसके बाद जेनी भी मान जाती है। वो बोलता है, 2 दिन बाद मैं तुम्हें एक बिजनेस पार्टी में लेकर जाने वाला हूँ। इसके बाद वो उसे हक कर लेता है और मन में बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। अच्छा है जेनी के दिल में मैं हूँ, शैन के बच्चे तुम कभी भी जेनी को ना मुझसे छीन नहीं पाओगे। जिसके बाद जू जेनी को बाय बोल कर घर से बाहर आ जाता है। इतने में जेनी के डैड जू से बात करने के लिए आ जाते हैं। वो उसे अपनी कंपनी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, क्या तुम कुछ पैसे उधार देकर हमारी हेल्प कर सकते हो? लेकिन जू तो उनकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैड जैसे ही घर के अंदर वापस आते हैं तो जेनी बोलती है, डैड चलो ना इस घर को ही बेच देते हैं ताकि हम अपना सारा उधार भर सके। उसके डैड मना करने लग जाते हैं, मैं इस घर को नहीं बेचने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बोला है ना कि जल्दी से तुम जू के साथ सगाई कर लो, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। जेनी बोलती है, डैड आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है, अगर हमारी सगाई हो भी जाती है ना तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा।
जिसके बाद जेनी की मॉम भी डैड को बोलने लग जाती है, अगर उसे हमारी हेल्प करनी होती ना तो अब तक वो कर चुका होता, इसलिए तुम्हें अपने आप को उसके सामने नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर डैड तो तुरंत ही अपनी वाइफ को एक थप्पड़ लगा देते हैं। जेनी तो गुस्सा हो जाती है और अपने डैड पर चिल्लाती है, क्या आप पागल हो गए हो? अभी जेनी की मॉम बोलती है, रहने दो, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं और जेनी की मॉम उसे समझाने लग जाती है, जाने दो तुम्हारे डैड को, ब्लेम मत करो, तुम्हारे डैड के ऊपर ना बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। चलो अपनी मॉम से प्रॉमिस करो तुम जू के साथ अच्छे से बना कर रखोगी और उसके साथ बिजनेस पार्टी में भी जाओगी। जिसके बाद जेनी जू के साथ पार्टी में आ जाती है। जू उसे बोलता है, मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं की तो कहीं इसके लिए तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही हो ना? वो बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीजें मैं समझती हूँ। जू बोलता है, फिक्र मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड लोगों से बात करने के लिए चला जाता है। तभी यहाँ पर जेनी के पास शावन आ जाती है और बोलने लग जाती है, सॉरी, मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग में किया उसकी वजह से तुम्हारा भी नाम खराब हो गया ना, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ। जेनी बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शावन के फ्रेंड जेनी को बातें सुनाने लग जाते हैं, तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक तो शावन की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो तुमसे माफी मांग रही है और तुम हो कि इतना ज्यादा नखरे दिखा रही हो। अभी मिजू जेनी की साइड लेने के लिए आ जाती है। आखिर ये श्वान अपने आप को समझती क्या है? जू को आता हुआ देखकर श्वान जानबूझकर और अच्छे तरीके से माफी मांग रही होती है। ये सब देखकर जू पूछने लग जाता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? श्वान बोलती है, मैं तुमसे और जेनी से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग करने की वजह से तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है ना? जो बोलता नहीं, इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जेनी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मिजू के साथ चली जाती है। जू भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी शावन जानबूझकर पैर में मोच आने की एक्टिंग करने लग जाती है, जिसके बाद जू उसकी केयर करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ मिजू जेनी को अपने साथ लेकर आ जाती है और उसे केक ऑफर कर बोलती है, तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। इसके बाद मिजू बाहर आकर अपने भाई शेन से मिलती है और उसे बोलती है, भाई मैंने आपका काम कर दिया है। वो बोलता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जितने तुम्हें चाहिए थे। मिजू बोलती है, ठीक है, अब मैं आप दोनों को डेट पर डिस्टर्ब नहीं करूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेन जैसे ही जेनी के पास आता है तो वो बोलती है, तुम यहाँ पर कैसे? वैसे मिजू कहाँ पर गई? शेन बोलता है, वो तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? बोलती है, ऑफ कोर्स तुम बैठ सकते हो। जिसके बाद शेन उसे कैंडी देने लग जाता है। उसके बाद जेनी कैंडी को टेस्ट करती है और सोचती है, ये तो सेम उस दिन वाली कैंडी जैसी है। इसके बाद वो उससे उस बारे में पूछने जा रही होती है, क्या उस दिन तुमने ही कैंडी भेजी थी? लेकिन तभी उसे छींक आने लग जाती है और उसके गले में रैशेस हो जाते हैं। उसकी एलर्जी देखकर शेन बोलने लग जाता है, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया? और वो तुरंत ही केक को टेस्ट कर बोलता है, इसके अंदर काजू है और तुम्हें तो काजू से एलर्जी है ना? जेनी तो शौक हो जाती है, क्या इसे भी पता है कि मुझे काजू से एलर्जी है? दूसरी तरफ जू शावन की केयर कर रहा होता है। वो उसे बोलती है, क्या तुम मेरे पर्स में से मेडिसिन निकाल सकते हो? इधर शेन जेनी को बोल रहा होता है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो बोलती है, 1 मिनट रुको, मैं पहले इस बारे में जू को कॉल कर बता देती हूँ। जिसके बाद वो जू को कॉल करने लग जाती है, लेकिन जू का फोन तो शावन के हाथ में होता है। वो जानबूझकर पहले तो इसकी कॉल को कट कर देती है और बार बार कॉल कट करने के बाद उसके फोन को छुपा देती है ताकि जू फोन को देख ही ना पाए। यहाँ पर जेनी सोच रही होती है, वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? और शावन तो यहाँ पर और भी ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग कर रही होती है। जू बोलता, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। यहाँ पर शेन जेनी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी वो अपने सामने जू को शावन को अपनी बाहों में उठाकर ले जाते हुए देख लेती है। शेन भी ये देख रहा होता है। जेनी की हालत और बिगड़ने लग जाती है तो शेन भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर इन्हें बताता है, अच्छा हुआ मिस्टर शेन आप इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल लेकर आ गए, नहीं तो इनकी जान खतरे में हो सकती थी। शेन अपने हाथों से जेनी को पानी पिला रहा होता है। वो बोलती, अरे मैं खुद पी लूंगी। तभी यहाँ पर जेनी की मोम आ जाती है और वो शेन को शुक्रिया अदा करने लग जाती है। शेन बोलता, आंटी अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हो, अभी मुझे जरूरी काम है इसलिए जाना होगा। दूसरी तरफ जू भी शावन के साथ हॉस्पिटल में ही होता है। नर्स आकर उसे उसका फोन पकड़ाती है और बताती है, किसी ने होटल से आपका फोन ला कर दिया है। वो देखता है जेनी ने उसे कई बार कॉल किया है, लेकिन फिर भी वो उसे कॉल बैक करने की बजाय फोन को रख देता है।
इसके बाद जेनी की मॉम उसे कॉल कर बताने लग जाती है जेनी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें उसे देखने के लिए आना चाहिए। वो बोलता है आंटी मैं अभी आता हूँ। बाद वो शावन को बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम है और तुरंत ही वो जेनी से मिलने के लिए जाता है। और तभी शैन यहाँ पर जेनी के वार्ड से बाहर निकल रहा होता है। उसे देखकर जू सोचने लग जाता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद ये जेनी के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें एलर्जी हो गई है। जेनी बोलती है तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से आ गया जो तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आ गए। जो उस पर चिल्लाने लग जाता है इस वक्त ना तुम मुझसे लड़ो मत। ये बताओ शेन यहाँ पर क्या कर रहा था। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अगर तुम्हें एलर्जी हुई थी तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। जेनी बोलती है मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। वो बोलता है मेरा फोन साइलेंट पे था और मैंने देखा नहीं। जेनी बोलती है जरूर तुम उसके साथ इतना बिजी होंगे कि तुम्हें मेरे कॉल डिस्टर्बिंग लग रहे होंगे, इसलिए तुमने साइलेंट पर जानबूझकर कर दिया होगा। तभी इतने में शावन यहाँ पर चेयर पर आ जाती है और जेनी से माफी मांगने लग जाती है। इसमें जो कि कोई भी गलती नहीं है, तुम गलत मत समझो, ये तो बस मेरी हेल्प कर रहा था। और बाहर आकर खुश होने लग जाती है। अब जेनी को पता लग जाएगा कि जू सिर्फ मुझे लाइक करता है। इधर जू तो जेनी पर चिल्ला रहा होता है देखा तुमने शावन को कितना ज्यादा बुरा लगा, अब तो तुम्हें खुशी मिल गई होगी ना। कुछ टाइम के लिए हम दोनों ना ही मिले ना तो यही बेहतर रहेगा। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद जेनी तो रोने लग जाती है और अपने आंसू पूछ रही होती है। तभी उसे मिंजो की कॉल आती है। वो बोलती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें काजू से एलर्जी है, मैंने तो गलती से तुम्हें वो केक दे दिया। जेनी बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए सॉरी मत बोलो। मिंजो बोलती है लेकिन फिर भी मुझे बुरा लग रहा है, चलो तुम रिजॉर्ट में घूमने के लिए आ जाओ, मेरे और भी फ्रेंड्स वहाँ पर आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और तुम भी काम से फ्री होकर थोड़ा रिलैक्स कर लोगी। जेनी चलने के लिए मान जाती है। इधर मिंजो यहाँ पर शेन को कॉल कर बता देती है भाई मैंने जेनी से इस बारे में डील कर ली है, वो रिजॉर्ट में आने के लिए तैयार है। चैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है तो मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके बाद चैन सोचने लग जाता है जू अगर तुम्हें जेनी को वैल्यू करना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी जगह उसे वैल्यू दूंगा। इधर जेनी मिंजो के साथ रिजॉर्ट में आकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जैसे ही दोनों बाहर आते हैं तो मिंजो से बताती है यहाँ पर एक विशिंग ट्री है। इसके बाद जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो चैन पहले से ही वहाँ पर होता है। जेनी सोचती है ये यहाँ पर कैसे। इसके बाद ये लोग विशिंग ट्री के लिए अपनी विश को कार्ड्स में लिखकर उसे लगाने के लिए जा रहे होते हैं। जेनी की विश होती है कि वो जू के साथ अपना झगड़ा खत्म कर वापस से एक होना चाहती थी। जैसे ही वो अपना कार टांगने के लिए जा रही होती है तभी इतने में वो गिरने वाली होती है। शैन उसे गिरने से बचा लेता है और उसका कार तो नीचे ही गिर जाता है। इन दोनों को ऐसे देखकर मिंजू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा भाई तो बड़ा कमाल का है, कितना अच्छा कैच किया है। इसके बाद जेनी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और मिंजू शैन को बोलती है भाई अभी आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अभी जेनी का ब्रेकअप नहीं हुआ है। वो बोलता है मैं जू को जल्द से जल्द एनी का ना एक्स बॉयफ्रेंड बना कर ही रहूंगा। इसके बाद मिंजू और जेनी साथ में होते हैं। मिंजू से बताती है देखो जरा फिर से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जू के बारे में न्यूज आई है, उसका एक्टर श्वान के साथ ना अफेयर चल रहा है, मुझे तो लगता है तुम्हें बिना उसे सबक सिखाना चाहिए। जेनी पूछती कैसे करूँ। मिंजू बोलती है तुम भी एक हैंडसम मैन को ढूंढ लो और उसके साथ अफेयर का नाटक करो। जेनी बोलती है आइडिया के लिए शुक्रिया लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। जिसके बाद वो जू को कॉल करती है। जू उसे कॉल उठाते ही बोलने लग जाता है मैं जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और कॉल कट कर देता है। जेनी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोचती है पता नहीं हमारा रिश्ता और कितना चल पाएगा। रात में जब वो बैठकर टीवी देख रही होती है तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है। वो उसे बताने लग जाता है हॉस्पिटल में एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, इसलिए तुम्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। जिसके बाद वो कार लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी शैन उसे कॉल करता है। वो बोलती है मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। वो बोलता है तुम मुझे बता सकती थी ना, मैं तुम्हें छोड़ने चलता। वो बोलती है इसकी जरूरत नहीं थी, तुम रेस्ट करो, काफी ज्यादा रात हो चुकी है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शैन जल्दी से जेनी को बचाने के लिए पहुँच जाता है। इसके बाद वो उसे कार से लेकर जाने लगता है और उसे बताता है रास्ते में ना हाईवे बंद है इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे।
तुम्हें सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। चलो हम एक काम करते हैं, हम पास के ही होटल में रुक जाते हैं। तो जेनी भी मान जाती है। इसके बाद होटल में आने के बाद ये लोग 2 रूम बुक करने के लिए बोलते हैं। स्टाफ मेंबर बताती है 1 ही रूम बचा है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। इसके बाद ये लोग वो रूम ले लेते हैं। रात में शन वहाँ से बाहर जाने लगता है। जेनी बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए तुम यहाँ पर रूम में ही रुक जाओ। शन थैंक यू बोलकर बैठकर सोने की कोशिश करता है। ये देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बोलती है चलो हम बेड शेयर कर लेते हैं। शैन बोलता है क्या तुम माइंड नहीं करोगी? जेनी बोलती है तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जेनी के सोते ही शैन उसे देखते हुए स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जेनी उठती है तो शैन उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। जेनी तो शर्माते हुए सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। तभी उसके फोन पर जू की कॉल आ रही होती है तो शैन जानबूझकर वो कॉल उठा देता है। जू तो गुस्सा होने लग जाता है, आखिर जेनी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है, जेनी कहाँ पर है? जिसके बाद शैन जेनी को बताता है जू का कॉल आया है। जिसके बाद वो जल्दी से फोन ले लेती है। जू तो उस पर चिल्लाने लग जाता है तुम शैन के साथ क्या कर रही हो? जेनी बताती है मेरा एक्सीडेंट हो गया था, शैन ने मेरी जान बचाई है और अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे सर्जरी करने के लिए जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये बोलकर वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। तो जू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, आखिर ये शैन करना क्या चाहता है। इधर शैन उसे सॉरी बोलने लग जाता है क्या मैंने फोन पिक कर गलती कर दी है? वो बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों के बीच में तो झगड़ा ही चल रहा था, चलो जल्दी से हम हॉस्पिटल में चलते हैं। ये सुनकर शैन तो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ जू भी जेनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और बोलता है बॉस ये मीटिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप चले जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेगा। जिसके बाद जू मीटिंग के लिए जाता है। यहाँ पर शैन को दिखाया जाता है जो कि जेनी का बाहर इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो सर्जरी से फ्री होकर बाहर निकलती है तो डायरेक्टर उसकी तारीफ करने लग जाता है, तुम्हारी हेल्प की वजह से ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा अच्छे से गई है। तभी वो शैन को देखकर उससे पूछने लग जाती है तुम पूरा टाइम मेरा वेट कर रहे थे? तो वो हाँ बोल देता है, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोफेसर वेन के मेडिकल सेमिनार के लिए इनवाइट करने आया हूँ। ये सुनकर जेनी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। प्रोफेसर वेन का सेमिनार तो बहुत ही मुश्किलों से लोगों को अटेंड करने को मिलता है, तूने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है तो मैं तुम्हें एक डिनर की ट्रीट जरूर दूंगी। जिसके बाद जेनी शैन के साथ वहाँ से चली जाती है और जेनी की कलीग इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जल रही होती है। जिसके बाद वो मेडिसिन में जाकर कुछ मिला देती है और सोच रही होती है अब जब ये पेशेंट मर जाएगा तो इसका इल्जाम जेनी के ऊपर ही आएगा और उसका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद वो दोबारा इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आ पाएगी। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी वो जेनी से टकरा जाती है। जेनी उसे पूछती है तुम इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो रही हो, लेकिन वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। जेनी तुरंत ही अपनी सर्जरी के लिए जाती है। दूसरी तरफ जू जेनी का सारा गुस्सा अपने एम्प्लॉइज पर निकाल रहा होता है। तभी जेनी फ्री होने के बाद उसे कॉल करती है तो वो उस पर भी चिल्लाने लग जाता है। जेनी उसे बोलती है तुम्हें मालूम भी है मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और शैन ने तो मेरी जान बचाई है, लेकिन जू उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, उल्टा जेनी को बोलता है तुम उस शैन से ना दूर रहो। जेनी गुस्से में उसका कॉल ही कट कर देती है। तभी उसे शैन की कॉल आ जाती है और वो उसे प्रोफेसर वेन से मिलवाने के लिए लेकर आ जाता है। जू आकर शैन को पुश कर देता है और जेनी पर चिल्लाने लग जाता है तुम इसके साथ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ। शैन भी जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जू को गुस्सा आता है और वो शैन को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। शैन तो जानबूझकर चोट खाने की एक्टिंग करने लग जाता है और जेनी भी सच में उसी की फिक्र कर रही होती है। ये देखकर जू तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है और जेनी शैन को अपने साथ लेकर चली जाती है और शैन यहाँ पर जू को स्माइल कर दिखा रहा होता है। कार में आने के बाद जेनी शैन को सॉरी बोलती है। वो बोलता है इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है जो तुम सॉरी बोल रही हो, वैसे भी वो जू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो तुम अभी भी उसके साथ क्यों हो। लेकिन जेनी इस पर कुछ नहीं बोलती तो जू बोलता है सॉरी मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। के बाद जेनी अपने घर पहुंच जाती है और शैन को बहुत बुरा लग रहा होता है। बोलता है भगवान पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत। इसके बाद जेनी जैसे ही घर के अंदर आती है तो वो देखती है जू वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ है। जू बोलता है शैन ना बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे तो चोट लगी भी नहीं थी, वो बस तुम्हारे सामने एक्टिंग कर रहा था। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं मानती, अब बस भी करो। जू बोलता है वैसे अगर आज मैं होटल में नहीं आता तो तुम क्या शैन के साथ होटल रूम में जाने वाली थी। जेनी को गुस्सा आ जाता है मैं शैन
के साथ ना प्रोफेसर वेन के सेमिनार में गई थी, जिसके बाद जो माफी मांगने लग जाता है। कंपनी के काम की वजह से ना मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसलिए मैंने तुम पर गुस्सा कर दिया। जेनी बोल दिया बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तभी यहाँ पर उसके डैड आकर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, आखिर तुम इससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो, अभी इसी वक्त तुम जो से माफी मांगो। जेनी बोलती है मैं इससे कोई माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि सच यही है कि मैं प्रोफेसर वेन से मिलने के लिए गई थी। ये बोलकर जेनी अपने रूम में चली जाती है। जू काफी ज्यादा ड्रिंक करने के बाद रास्ते में भटक रहा होता है, तभी वो एक गुंडे से टकरा जाता है। वो गुंडा तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, अबे ओए बिना माफी मांगे कैसे जा रहा है। जू बोलता है मैंने जब कुछ गलत नहीं किया तो ओए मैं माफी किस बात की मांगू तुझसे। इसके बाद वो गुंडे गुस्से में उसकी धुलाई कर कर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शावन आ जाती है और उसे ऐसे पड़ा हुआ देखकर अपने घर उठाकर ले आती है। जो इतना ज्यादा ड्रंक होता है कि वो शावन को ही जेनी समझने लग जाता है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, और उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो भी उसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जू शावन को बोलता है कल रात जो भी हुआ था ना उसे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ था। शावन बोलती है तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, आखिर तुम मेरे पास आने के लिए मान क्यों नहीं चाहते हो। जो बोलता है मैं सिर्फ जेनी को लाइक करता हूँ, तुम मेरी बस एक्स गर्लफ्रेंड हो, और इस बारे में जेनी को बताने के बारे में ना सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट वीक में जेनी हॉस्पिटल में होती है। जो उसे कॉल कर कर सॉरी बोलने लग जाता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे तुम पर ना डाउट नहीं करना चाहिए था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो, इतनी छोटी सी बात पर मुझसे ब्रेकअप मत करना। और बीमार होने की एक्टिंग करते हुए काफी ज्यादा खास भी रहा होता है। जेनी बोलती है लगता है तुम्हें सर्दी हो गई है, जिसके बाद वो उसकी केयर करने के लिए पहुंच जाती है और उसे मेडिसिन पिला रही होती है। दर्जो यहाँ पर जेनी की फोटो लेकर शेन को भेज देता है और उसे बताता है देखो जेनी मेरे साथ है और उसके दिल में भी मैं हूँ, तुम चाहे जो मर्जी कर लो। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जेनी के पास एक पेशेंट की फैमिली आकर चिल्ला रहे होते हैं, तुम कैसी डॉक्टर हो, तुमने तो अपने ही पेशेंट को मार दिया। सिक्योरिटी गार्ड इस बंदे को पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। डायरेक्टर जेनी को बताता है एक प्रॉब्लम हो गई है, जिस पेशेंट की सर्जरी तुमने की थी ना वो मर चुकी है, हमें पता करना पड़ेगा आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद ये लोग जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने सर्जरी तो अच्छे से ही की थी, तो फिर गलती कहाँ पर हो गई। इसके बाद जेनी और जो साथ में रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। जेनी उसे इस प्रॉब्लम के बारे में बता रही होती है। वो बोलता है मुझे ना पूरा यकीन है कि तुमने सर्जरी में कोई गलती नहीं की होगी, जरूर कुछ और प्रॉब्लम हुई होगी। जैसे उसे अपनी असिस्टेंट की कॉल आती है तो वो साइड में बात करने के लिए आ जाता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है आपकी और श्वान की फिर से कोई फोटो लीक हो गई है। जो बोलता है चाहे तुम जो मर्जी करो पर उस फोटो को न्यूज पे से हटा दो, मैं नहीं चाहता कि जेनी उस फोटो को देखे। यहाँ पर जेनी का डायरेक्टर शेन को कॉल कर कर इस बारे में बता देता है। शेन ये सुनते ही डायरेक्टर को बोलता है आप लोग फिक्र मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी से ठीक करता हूँ। जिसके बाद शेन तुरंत ही अपनी बहन मिंसू को कॉल कर कर उसे जेनी की हेल्प करने के लिए जाने को भेज देता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को वो वाला सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है जिसमें जेनी की कलीग मेडिसिन में कुछ मिला रही थी। उसके बाद इन लोगों को सारा मामला समझ में आ जाता है। जेनी बोलती है हमें इस सीसीटीवी फुटेज को डायरेक्ट पुलिस को दे देना चाहिए। मेजू बोलती है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं लाइव स्ट्रीम में इस फुटेज को दिखाऊंगी। उसके बाद सभी लोगों को सच पता लग जाएगा। इसके बाद जेनी का नाम क्लियर हो जाता है और पुलिस उस कलीग को उसके सामने अरेस्ट कर ले जाती है। उसके बाद जेनी को पता लगता है जिस प्रोफेसर वेन से वो मिलने के लिए गई थी उन्होंने उसे अपनी स्टूडेंट बना लिया है। इवन उसके लिए वीडियो बनाकर उसका नेम क्लियर कर रही है। जेनी को पता चल जाता है प्रोफेसर वेन ने जो इंटरव्यू दिया है वो शेन ने ही अरेंज किया था। उसके बाद वो उसे कॉल कर शुक्रिया बोलने लग जाती है। उसके बाद शेन उसे डिनर पर चलने के लिए बोलता है। उसके बाद जेनी हॉस्पिटल में होती है तभी उसे शावन की कॉल आ जाती है। वो उसे बोलती है तो मुझसे बाहर मिलने के लिए आओ। शावन उसे बता देती है मैं और जूना रोमांटिक नाइट स्पेंड कर चुके हैं। जो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा सकती हूँ। और वो उसे वही फोटो दिखा देती है। वो फोटो देखने के बाद भी जेनी कुछ खास रिएक्ट नहीं करती, उल्टा चुपचाप वहाँ से जा रही होती है। शावन उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। जेनी बोलती फिक्र मत करो, इस कूड़े कचरे को ना तुम अपने पास ही रखो।
मैं इस पूरे कचरे को वापस नहीं लेने वाली। ये बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। शावन सोचती है ये लड़की कितनी ज्यादा कूल बनकर चली गई है ना। के बाद जेनी बाहर आकर बेंच पे बैठकर अपने और जू के कॉलेज टाइम को याद करने लग जाती है और रो रही होती है। इतने में उसे जू की कॉल आ जाती है। वो उसे पूछता है तुम कहाँ पर हो। जेनी बोलती अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं रहा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी जेनी के सामने शेन आ जाता है। जेनी बोलती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना। वो बोलता है काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया। वैसे तुम बताओ तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी बोलती है बस बहुत ही ज्यादा अपसेट थी तो इसलिए वॉक करने के लिए आ गई। शैन बोल रहा क्यों ना मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊं। फिर वो उसे बहुत सारे जोक सुनाकर हंसाने लग जाता है और बोलता है क्यों ना तुम एक नया बॉयफ्रेंड बना लो। जेनी पूछती है इसका क्या मतलब है। शैन बोलता है जब जू तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए ना जो तुम्हें खुश रख सके। जेनी सोचती है मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा ये अपनी बात कर रहा है। तभी जेनी को उसकी मोम की कॉल आ जाती है। वो उसे बताती है जू घर पर आया है, चलो जल्दी से आ जाओ। इतने में शैन बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जेनी मान जाती है। इसके बाद शैन उसे उसके घर के बाहर छोड़ रहा होता है और उसे बोलता है मैंने जो तुम्हें बोला है ना कि तुम एक नया बॉयफ्रेंड बना लो, उस बारे में जरूर सोचना। जेनी बाय बोल देती है मैं जरूर सोचूंगी। शैन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर जू आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हारे साथ शैन था ना। जेनी बोलती है ठीक तरीके से बात करो, वो बस मेरा फ्रेंड है, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे बीच में ना कुछ भी नहीं रहा, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जू बोलता है तुम ऐसे कैसे कर रही हो। जेनी बोलती है क्योंकि तुम मुझे चीट कर रही हो, एक्टिंग मत करना, मुझे शावन ने सब कुछ बता दिया है, उसने तुम्हारी और अपनी फोटो भी दिखाई है। जू बोलता है प्लीज उसकी बातों पर यकीन मत करो, वो तुम्हें फूल बना रही है। जेनी बोलती है मुझे टच मत करो, मुझे तुमसे ना घिन आ रही है। वो उसे डिस्कस्टिंग बोलकर चली जाती है और घर में आने के बाद अपने मॉम डैड को भी इस बारे में बता देती है जू ने मुझे चीट किया है, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और अब आप लोग मुझे मनाने की कोशिश मत करना, मैं उसके साथ वापस नहीं होने वाली हूँ। इसके बाद जू जब अपने ऑफिस में आता है तो उसका असिस्टेंट उसे एक पार्सल ला कर देता है। जू देखता है ये तो वो सारे गिफ्ट है जो उसने जेनी को दिए थे, यानी कि उसने वो सारे गिफ्ट रिटर्न कर दिए हैं। दूसरी तरफ जेनी बार में ड्रिंक कर रही होती है। अभी वहाँ पर मिंजू आ जाती है और वो जेनी का मूड ठीक करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर कर लेती है, लेकिन जेनी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी शैन भी बार में आ जाता है। मिंजू तो अपने भाई को देखकर डर जाती है और सबसे पहले सभी मेल मॉडल्स को वहाँ से भगा देती है और फिर शैन को जेनी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शैन जेनी को होश में लाने की कोशिश करता है। जेनी उससे पूछती है क्या तुम भी यहाँ पर मेल मॉडल बनने आए हो। तो बोलता है हाँ, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी नाइट का। जेनी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुम तो ऑलरेडी किसी और को लाइक करते हो ना। ये बोलकर वो फिर से सो जाती है। शैन फिर से उसे उठाने की कोशिश करता है, चलो घर चलते हैं, लेकिन जेनी बोलती है मुझे प्यास लगी है, तो वो उसे गिलास से पानी पिलाने लग जाता है और उसे बोलता है क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहोगी। जेनी उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वो उसे जल्दी से किस कर लेता है। जेनी तो एकदम शॉक में चली जाती है। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। सुनते ही जेनी जल्दी से उठ जाती है और उसे बोलती है मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं इतनी जल्दी किसी और रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ। शैन बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, चाहे 1 साल करना पड़े या फिर 10 साल। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो अपने आप को परस्यू करने का। जेनी उसे हाँ बोल देती है, चलो फिर सबसे पहले मुझे घर छोड़ कर आओ। शैन उसे घर छोड़ने के लिए आता है। तभी जेनी का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन शैन जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है और फिर उसे अम्ब्रेला भी दे देता है। तभी इतने में जेनी के मॉम डैड उसे बाहर लेने के लिए आ जाते हैं। जेनी के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जेनी का ऑप्शन के साथ कुछ तो चल रहा है। उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो जू पहले से ही वहाँ पर होता है। जू जेनी को मनाने लग जाता है तो वो उसे बोलती है अब हमारे बीच में ना सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। वो बोलता ठीक है, तुम ना रिग्रेट करोगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनी को रिग्रेट होता है पर इस बात का कि मैं इतने सालों से इस बंदे को लाइक कर रही थी। इधर जू श्वान पर चिल्ला रहा होता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई जेनी को सब कुछ बताने की। वो बोलती है देखो हम दोनों फिर से साथ में हो जाते हैं ना, लेकिन वो तो ग्लास फोड़ देता है, हम दोनों कभी साथ नहीं होंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। इधर शैन जेनी को मनाने की कोशिश में लग जाता है।
वो एक डिनर पार्टी में आने के बाद काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। जेनी उसे घर लेकर आ जाती है, लेकिन तभी वो उसे पकड़कर रोक लेता है और बोलता है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो, तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारा हूँ। जेनी बोलती है तुमने ना बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, लेकिन वो तो उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये दोनों उठते हैं, जेनी उसे बोलती है कल रात ना तुमने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, तुम जब चाहे मुझे किस कर सकती हो, हक कर सकती हो, इवन मेरा फर्स्ट टाइम भी ना सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। जेनी बोलती है कैसी बातें कर रहे हो तुम। वो बोलता है प्लीज मान जाओ ना। जेनी भी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद शैन जल्दी से उसे हक कर लेता है। जेनी तो शौक हो जाती है, क्या मैंने सच में इसे हाँ बोल दिया है। शैन उसे बोलता है फिलहाल मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा, जब मैं वहाँ से वापस आऊंगा ना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलूंगा। जिसके बाद वो उसे गुड बाय किस देकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी अचानक से यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। तभी जेनी को शैन की कॉल आती है, वो उसे बोलता है मैंने न्यूज में देखा यहाँ पर अर्थक्वेक आया था। वो तुरंत ही जेनी को कोई सेफ प्लेस पर जाने के लिए बोल रहा होता है। अभी डायरेक्टर आकर जेनी को बताता है एक जगह पर बिल्डिंग गिरने की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं, इसलिए हम सभी डॉक्टर को उन लोगों को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। चैन भी कॉल पर ये सारी बातें सुन लेता है और उसे जेनी की फिक्र हो रही होती है। जेनी बोलती है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो वहाँ पर लोगों की जान बचाने जा रही हूँ ना। चैन बोलता ठीक है पर अपना ध्यान रखना। इधर जेनी यहाँ पर लोगों का इलाज कर रही होती है, तभी वहाँ पर शैन भी पहुँच जाता है। जेनी उसे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़कर भागकर थोड़ी जा सकता हूँ। जेनी काफी ज्यादा थक चुकी होती है, वो बोलता है तुम काफी ज्यादा काम कर चुकी हो तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो। जिसके बाद वो उसके पास ही सो जाती है। बाद में जब वो उठती है तो डायरेक्टर को सॉरी बोलती है, मेरी आँख लग गई थी। डायरेक्टर बोलते हैं अच्छा हुआ तुमने रेस्ट कर लिया, इतना ज्यादा काम करोगी तो खुद भी बीमार हो जाओगी। डॉक्टर उसे बताता है शैन ने ना यहाँ पर डोनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। तभी जेनी देखती है शैन भी यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रहा है। तभी वो जेनी को बताता है मेरे गले में ना थोड़ी सी चोट आ गई है। जिसके बाद जेनी उसकी चोट पर मेडिसिन लगाती है। जू भी जेनी के लिए यहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे शावन भी वहाँ पर टपक पड़ती है, साथ ही रिपोर्टर्स को लेकर। शैन ये सब देखकर जू को सुनाने लग जाता है तुम यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आए हो क्या। तभी इतने में फिर से अर्थक्वेक की आवाज आ जाती है। शैन और जू दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि अर्थक्वेक वहाँ पर आया होता है जहाँ पर जेनी होती है, तो ये दोनों जल्दी से उसे बचाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जेनी को होश आता है तो शैन से बताता है मैं तुम्हें अपने घर पर ले आया हूँ, तुम फिक्र मत करो, वहाँ पर सारे लोगों की जान ना बचा ली गई है और सभी सेफ हैं। और वो उसे खाना खिलाने लग जाता है। जेनी को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। शैन तो फिर से जेनी को किस करने लग जाता है। इसके बाद शैन जेनी को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है। वो अंदर जाने लगती है तो शैन उसे बोलता है देखो तुम ना कुछ भूल रही हो। वो अपनी लिप्स की तरफ इशारा करता है। जेनी उसे किस कर देती है। शैन को बाय बोलकर जेनी जैसे ही घर में आती है तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम अब शैन को डेट कर रही हो ना, उसे घर क्यों नहीं लाती हो। वो बोलते है डैड मैं आपसे पहले ही क्लियर कर रही हूँ, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ और आप उससे पैसे नहीं मांग सकते हो, वो आपकी एटीएम मशीन नहीं है। जेनी के डैड बोलते हैं तुम ये कैसी बातें कर रही हो। मॉम जल्दी से अपने पति को शांत करती है। नेक्स्ट डे जेनी जब हॉस्पिटल में होती है तो शावन वहाँ पर अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने के लिए आई होती है। वो उसे बताती है मैं जू के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ, लेकिन जेनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसे बोलती है अब तुम्हारा चेकअप हो गया है तो दफा हो जाओ यहाँ से। शावन तो शौक ही हो जाती है इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद वो रिपोर्ट दिखाकर जू को ये गुड न्यूज दे रही होती है, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा होने लग जाता है, इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, सोचना भी मत कि इसकी वजह से तुम मुझे अपना बना सकती हो। इधर जेनी शैन को अपने मॉम से मिलवाने के लिए लेकर आती है और उसे समझाने लग जाती है अगर मेरे डैड तुमसे किसी भी बहाने से पैसे मांगे ना तो उन्हें मना कर देना। शैन बोलता है तुम चिंता मत करो, जो तुम बोलोगी ना मैं वही करूँगा। तभी जू भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जेनी के डर उसे बाहर ही रोक देते हैं, दोबारा मेरी बेटी के पीछे मत पड़ना। जू बोलता है अंकल मैं जेनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, इवन मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर आपकी हेल्प भी करूँगा। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारे थोड़े से पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब मेरा जो होने वाला दामाद है ना वो तुमसे काफी ज्यादा अमीर और पावरफुल भी है। तुम कहा मुझे 50 मिलियन देने वाले थे, वो मुझे 200 मिलियन देगा। ये सुनकर जेन शनी से पूछती है क्या तुम मेरे डैड को 200 मिलियन दे दिए हैं।
वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया है तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। तुम्हारे डैड तो बस जू को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। जू तो जेनी की डैड की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और सीधा घर के अंदर घुस जाता है और जेनी को प्रपोज करने लग जाता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। लेकिन जेनी उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो अपनी बेइज्जती कराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेनी शन के साथ डिनर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अभी वो देखती है उसका दिया हुआ नेकलेस यहाँ पर नहीं है। तभी उसे पता लग जाता है उसके डैड ने वो नेकलेस बेच दिया है। जेनी उनसे पूछती है, डैड आपने ऐसा क्यों किया? वो मुझे शन ने गिफ्ट दिया था। डैड बोलते तुम मेरी बेटी हो तो इसलिए तुम्हारी हर चीज मेरी हुई ना। वैसे भी अब तुम शन से शादी करोगी तो तुम्हें और नेकलेस मिल जाएंगे, तो उस नेकलेस के पीछे क्यों पड़ी हो? जेनी तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और बहाना बनाकर शन को डिनर पार्टी में जाने से मना कर देती है। लेकिन शन को पता लग जाता है कि जेनी अपसेट क्यों है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे उसके डैड से मिलता है और उन्हें एग्रीमेंट देकर बोलता है, आप चाहते हो ना कि मैं आपकी कंपनी में 200 मिलियन इन्वेस्ट करूं ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ये सुनकर डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन शन एक शर्त रखता है, आपको अपनी कंपनी जेनी के नाम करनी पड़ेगी, यानी कि काम आप जरूर करोगे पर वो होगा जेनी का। आपको क्या लगता है कि मैं आपको पैसे दूंगा? नहीं, मैं सिर्फ जेनी को पैसे दूंगा। अब आपकी मर्जी, आप अपना कर्जा भरने के लिए इस पर साइन करना चाहते हैं या नहीं, या फिर खुद के दम पर अपनी फैमिली का कर्जा भरेंगे। डैड भी मजबूरी में पेपर्स पर साइन कर देते हैं। इसके बाद जेनी जब शन के साथ डेट पर जाती है तो शन उसे वही नेकलेस दिखाता है और उसे बोलता है, मुझे पता है तुम इसी के लिए परेशान थी, और उसे समझाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करता रहूंगा। मैंने तुम्हारा स्टेटस देखकर तुम्हें पसंद नहीं किया है बल्कि तुम्हें देख कर किया है। जेनी तो खुशी की मारी रोने लग जाती है और शन उसे वही नेकलेस पहना देता है। इसके बाद फाइनली वो उसे बता देता है कि वो उसे 9 साल से पसंद करता है, यानी कि स्कूल टाइम से। जेनी तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शन बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो हाँ बोल देती है। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।